हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल इग्नू गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये आपका BHDC 134 का है और इसमें आज हम ब्लॉक 2 यानी कि खंड 2 लेंगे और खंड 1 यानी कि ब्लॉक 1 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने वॉच नहीं किया है तो प्लीज प्लीज उसे वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें आज हम जो ब्लॉक 2 है वो आपका हिंदी उपन्यास एवं कहानी इसमें आप पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपके लिए। ब्लॉक 2 भी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें आज हम यूनिट 3 ले लेते हैं, जैनेन्द्र कुमार और उनका उपन्यास साहित्य देख लेते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, जब आप ये नॉवेल वगैरह और ये स्टोरी वगैरह कहानी उपन्यास पढ़ते हैं ना, तो उसमें उसका अंतर वस्तु और विश्लेषण दो चीजें ऐसी होती हैं, और कथा वस्तु कभी कभी एक और चीज होती है जो मुझे याद नहीं आ रहा, पाद्य करके होता है, वो पूछा जाता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक, ऐसे कंटेंट होते हैं जो आप कुछ भी किसी भी राइटर का पढ़ लीजिए, उसमें से 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज यूनिट 3 ले लेते हैं, जैनेन्द्र कुमार और उनका उपन्यास साहित्य, ठीक है। और अगर ये छोटा हमारा होता है लेसन, तो इसी में हम यूनिट 4 भी ले लेंगे, त्याग पत्र के अंतर वस्तु और विश्लेषण, राइट। तो चलिए इसे देखिए, इसे खंड में कुल 8 इकाइयां यानी 8 इकाई हैं। हिंदी उपन्यास एवं हिंदी कहानी के वाचन और विश्लेषण से संबंध है ये, ठीक है ना। तो जो यूनिट 3 और 4 है ये उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास साहित्य पर आधारित है, जो उनका प्रसिद्ध साहित्य था त्याग पत्र पर, ठीक है। तो चलिए जल्दी से टाइम को वेस्ट नहीं करते और यहाँ पर देख लेते हैं कि जैनेन्द्र और उनका उपन्यास साहित्य, जिसमें हम यहाँ पर उनका संक्षिप्त जीवन परिचय नहीं देखेंगे, बस एक नजर डाल लेंगे आपके नॉलेज के लिए। यहाँ पर हम उनके उपन्यास, जो साहित्य उपन्यास है उसकी विशेषताएं देखेंगे और उसका विषय वस्तु देखेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही कहा है आपका, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा प्रस्तावना में कि जैनेन्द्र कुमार आखिर हैं कौन। तो जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार हैं और एक लेखक के रूप में जैनेन्द्र कुमार ने गद्य की रचना की है, कविताओं की रचना नहीं की। अतः इस दृष्टि से वे प्रेमचंद्र के करीब हैं। प्रेमचंद्र के करीब इसलिए माना जाता है कि प्रेमचंद्र ने जिस तरह से कहानी और उपन्यास और निबंध लिखे हैं, ठीक है ना, वो यानी कि गद्य में उन्होंने सब चीजें लिखी हैं, पद्य में नहीं लिखा, कविता नहीं लिखी है, इसलिए उनको प्रेमचंद्र के करीब माना जाता है। और जिन्होंने सिर्फ गद्य लेखन किया है, ठीक है ना। और उपन्यासकार के रूप में उनका नाम अज्ञेय के साथ लिया जा सकता है, अज्ञेय को, ठीक है ना, जिससे हमारे भारतीय साहित्य की शुरुआत हुई है। तो यद्यपि अज्ञेय ने कविता और गद्य दोनों में लेखन किया था, लेकिन जैनेन्द्र कुमार जो है उनका व्यक्तिगत रूप से प्रेमचंद के करीब थे, लेकिन लेखक के रूप में उन्होंने प्रेमचंद की परंपरा का अनुसरण नहीं किया। प्रेमचंद के करीब थे लेकिन प्रेमचंद की तरह उन्होंने लेखन नहीं किया। उनकी जो साहित्य की प्रकृति थी वो भिन्न थी, किससे, प्रेमचंद्र से भिन्न थी। और हिंदी संसार में उन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। किसके रूप में, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनकी जो दृष्टि थी, उनकी जो आंखें थी, वो समाज पर नहीं बल्कि व्यक्ति पर केंद्रित होती थी। यही रीजन था। हो सकता है कि प्रेमचंद्र और जो आपके ये उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र, इनमें इसमें विषमताएं जो होती हैं वो पूछ ले, तो आपको यही लिखना होगा कि प्रेमचंद जो थे वो क्या थे, वो समाज के ऊपर, वो उनकी जो दृष्टि थी, यानी वो लेखक जो थे समाज की बुराइयों पर, जो समाज में व्याप्त कुंठाएं होती थी उन पर वो प्रकाश डालते थे। और जो आपके जैनेन्द्र हैं वो समाज पर नहीं बल्कि समाज में रहने वाले व्यक्ति पर उनकी कविता, सॉरी, उनकी जो गद्य होते थे वो केंद्रित होते थे, वो व्यक्ति पर नजर डालते थे, ठीक है ना। और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं और प्रेमचंद्र के बहुत करीब थे, लेकिन उन्होंने प्रेमचंद्र का अनुसरण नहीं किया था। इस चीज को भी आपको उसमें लिखना होगा, ठीक है। तो जैनेन्द्र कुमार का संक्षिप्त परिचय क्या है। इनका जो जन्म है वो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के एक कौड़ियागंज में 2 जनवरी 1905 में हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से रिलेटेड है और मृत्यु 24 दिसंबर 1988 को हुई, ठीक है। बचपन का नाम आनंदीलाल था। साहित्य रचना उन्होंने जैनेन्द्र कुमार के नाम से, जो साहित्य की रचना की वो जैनेन्द्र कुमार के नाम से की थी। हिंदी संसार अब उन्हें जैनेन्द्र कुमार के नाम से जानते हैं, ना कि आनंदीलाल के नाम से जानते हैं।
और जब उनकी उम्र 2 वर्ष की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उनका लालन पालन उनकी माँ ने किया था और मामा ने किया था। और उनकी आरंभिक पढ़ाई अतरौली और अपने मामा के गुरुकुल में हुई थी। मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने पंजाब से पास की और आगे के अध्ययन के लिए बनारस आ गए थे। और गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने साथ लिया था, ठीक है। और 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से जैनेन्द्र ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, ठीक है। कुछ वर्ष तक कांग्रेस के साथ उन्होंने काम किया था और उसके बाद आरंभिक जीवन काफी कष्ट में उनका बीता था। उनकी पहली जो कहानी थी वो 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी, यानी विशाल भारत के नाम से प्रकाशित हुई थी। और उसका जो पारिश्रमिक था वो 4 रुपया, यानी जो कहानी विशाल भारत प्रकाशित हुई थी उसका जो पैसा उनको मिला था उस कहानी का वो 4 रुपया मिला था, ठीक है ना। और इसके बाद उनका जो पहला उपन्यास था 1929 में वो परख प्रकाशित हुआ था। इतना काफी है उनके बारे में लिखने के लिए, ठीक है, ओके। अब साहित्य का परिचय तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से आ सकता है, लेकिन फिर भी कहानी संग्रह उनका याद कर लीजिए, क्योंकि साहित्य का परिचय आएगा थोड़ा उनके जन्म के बारे में भी लिख दीजिएगा, है ना, मार्क्स तो मिल ही जाने हैं। फिर प्रमुख कहानी संग्रह जो था वो फांसी है, वातायन है, नीलम देश की राजकन्या, एक रात है, ओके, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि, उनकी संपूर्ण ये क्या थी, कहानी संग्रह था, ठीक है ना। संपूर्ण कहानियां थी जो एक साथ भागों में संग्रहित की गई थी। और प्रेमचंद के रचना काल के दौरान ही जैनेन्द्र ने भी कहानियां लिखनी प्रारंभ कर दी थी, ठीक है। और उनकी कहानियों का विषय और उनमें चित्रित पात्र प्रेमचंद्र से भिन्न होते थे, जो कि अभी मैंने बताया कि प्रेमचंद की कहानियों में समाज हुआ करता था, समाज पे कुठाराघात हुआ करते थे। और जो जैनेन्द्र है वो समाज नहीं बल्कि व्यक्ति पर किया करते थे, इसीलिए मनोवैज्ञानिक उनकी कहानियां हुआ करती थी, ठीक है ना। और उन्होंने अपनी कहानियों का ध्यान सामाजिक समस्याओं के स्थान पर व्यक्ति चरित्रों पर केंद्रित किया था। पत्नी कहानी में पति राजनीतिक कार्य करता है और देश सुधार की बड़ी बड़ी बातें करता है, परंतु जैनेन्द्र की दृष्टि में उनकी घरेलू और निरक्षर पत्नी पर टिकी रहती है। और इस स्वाधीनता आंदोलन के महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के बारे में पत्नी क्या सोचती है उसी केंद्र से वे अपने पात्रों का जीवन चुनते हैं, ठीक है ना, ओके। और ये कथा साहित्य के अलावा उन्होंने निबंध लेखन भी किया है, ठीक है। निबंध भी इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। प्रस्तुत प्रश्न जो था इनका निबंध संग्रह जो था वो प्रकाशित हुआ था। और साहित्य का श्रेय और प्रेम, काम, प्रेम और परिवार, इनके कुछ चर्चित निबंध संग्रह रहे, तो इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो जैनेन्द्र के उपन्यास की विशेषताएं दी हुई हैं, तो यहाँ पर तो विशेषताओं में कुछ खास देखने को तो मिलता नहीं है, सिर्फ विशेषताएं दी हुई हैं, लेकिन क्या है, ये मतलब कि इनकी जो रचना थी वो संसार आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक की थी। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी उपन्यासों की रचना उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौर में की थी, तो ये तो विशेषता नहीं हो सकती, आगे चल के देखेंगे। अब यहाँ पे प्रेमचंद और जैनेन्द्र में यहाँ पे कल्पना कर दी गई है, ठीक है ना, कि क्या थे दोनों में, क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट विषय वस्तु ले लेते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ठीक है ना, कि जैनेन्द्र के उपन्यासों पूछ सकता है कि साहित्य उपन्यास की विषय वस्तु किस तरह की हुआ करती थी, तो ये क्वेश्चन ही आंसर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जैनेन्द्र के उपन्यासों की कथा शक्ति में अधिक चलती है, ठीक है ना, जो कथा शक्ति थी वो अधिक चलती है और बाहरी वातावरण से उनका संवाद कम होता है, यानी कथा व्यक्ति में अधिक चलती है। जैनेन्द्र के उपन्यासों की कथा व्यक्ति में अधिक चलती है, यानी कि मैंने कहा ना कि व्यक्ति को प्रमुख मुद्दा मानते हैं और हर एक काम जो है व्यक्ति को रख के करते हैं, इसलिए मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहलाए जाते हैं। बल्कि जो बाहरी वातावरण होता है उससे उनका संवाद, यानी उनका जो कनेक्शन लिखने का होता है वो बहुत कम होता है। और आलोचकों का मानना है कि प्रेमचंद वर्णन करते हैं कि जबकि जैनेन्द्र चित्रण करते हैं, यानी जो आलोचक है वो मानते हैं कि प्रेमचंद किसी चीज का वर्णन करते हैं और जैनेन्द्र जो चित्रण कर देते हैं। तो वर्णन के क्रम में बहुत सी बातें स्वतः आ जाती हैं और चित्रण में कुछ अपने आप छूटता जाता है। जैनेन्द्र अपने उपन्यासों में कोई उपदेश नहीं देते हैं, जैनेन्द्र अपने उपन्यासों में कोई भी उपदेश नहीं देते हैं। सामाजिक परिवर्तन और सुधार की कोई आकांक्षा उनमें नहीं होती है, वे केवल अपनी बात कहते हैं और कथा में व्यंजनों की अभिव्यक्ति से काम चला देते हैं, ठीक है ना। तो लेखक के रूप में जैनेन्द्र प्रयास करते हैं कि वे कथा में कम से कम बोलें और उनके पात्र भी कम बोलते हैं। आत्मचिंतन अधिक
अधिक करते हैं, यानी कथा में जो पात्र होते हैं वो आत्मचिंतन अधिक करते हैं और कम बोलते हैं और बाह्य अभिव्यक्ति कम करते हैं, इसलिए जैनेन्द्र कुमार के पात्रों का संघर्ष आंतरिक होता है। ये विषय वस्तु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विषय वस्तु, इसे आप जरूर 100% देख लीजिएगा। और मैं ऑलवेज कहती हूँ कि जब भी मैं आपसे बोलूं तो आप लोग पेन कॉपी जरूर लेके बैठा करें, जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट बताती हूँ उसे आप लोग जरूर लिखा करें, ठीक है ना, और जो टॉपिक बताती हूँ उसे भी लिखा करें। तो जैनेन्द्र के आरंभिक उपन्यास अधिक प्रभावशाली है क्योंकि उनमें अनुभव की ताजगी है, ठीक है। वैचारिक विकास के अभाव में उनके लेखन में पुनरावृत्ति और शुष्क दार्शनिक वक्तव्य अनायास आने लगते हैं। तो ये तो नहीं कह सकते हैं आप, यहाँ पे सिर्फ इतना कर सकते हैं कि कथा वस्तु में इतनी भागे, यहां से लेकर के यहां से जो है इसको आप लिख सकते हैं, इतने को टॉपिक में लिख लीजिए और उसको फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है ना। ओके, जैसे त्याग पत्र उपन्यास का वर्णन अगर देखा जाए तो यहाँ पर वह सिर्फ उन्हीं घटनाओं का वर्णन कर सकता है जिनका वह स्वयं साक्षी रहा हो या उसने उसे अनुभव किया हो। जिस समय वह एक स्थान पर है तब वह ऐसे किसी स्थान का वर्णन नहीं कर सकता जहां समानांतर रूप से दूसरी घटना घटित हो रही हो। तो ये किसी भी उपन्यास का, साहित्य का, निबंध का लेखन में विषय वस्तु, कथा वस्तु, शैली, प्रतिपाद्य, जो मैं उस वक्त पाद्य की बात कर रही थी, प्रतिपाद्य होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप देख लीजिएगा। ओके, अब ये यहाँ पे रिक्त स्थान आ गए हैं। ओके, तो इसे देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए कि जैनेन्द्र का संक्षिप्त जीवन परिचय, तो मैंने ऑलरेडी आपको शुरू में बता ही दिया उनका जीवन परिचय कहाँ हुआ था। जैनेन्द्र के उपन्यासों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए विशेषताएं तो वहां पे दी नहीं थी, लेकिन वही है, जो विषय वस्तु है वही उसकी विशेषताएं बन जाएंगी, ठीक है ना, माइंड में रखिएगा। जो अभी हम विषय वस्तु पढ़ के आए हैं वही प्रमुख उनकी विशेषताएं बन जाएंगी। व्यक्ति के ऊपर प्रहार करना, उनका जो पात्र होता है वो बहुत कम बोलता है, ठीक है ना। वाय प्रतिपाद्य, वाय जो वातावरण होता है वो बहुत कम होता है उनमें, आंतरिक वातावरण जो होता है, आंतरिक चीजें जो होती है उनमें ज्यादा होती हैं। तो ये प्रमुख उपन्यासों की उनकी विशेषताएं थी, ठीक है। ओके, जैनेन्द्र के उपन्यास अब कौन कौन से हैं। परख 1829 में हुआ, पहला उपन्यास था। क्वेश्चन था कि पहला उपन्यास कौन था जैनेन्द्र का, तो परख था, ठीक है ना, 1829 में हुआ। इसके 4 पात्र थे, सत्यधन, कट्टो, गरिमा, बिहारी। कट्टो का बाल विधवा है, जो 5 वर्ष की अवस्था में विधवा हो जाती है। उस उम्र में उसको विधवा होने का अर्थ भी मालूम नहीं था। विधवा होने के बाद कट्टो ना तो किसी से विवाह कर सकती है और ना ही किसी से प्रेम कर सकती है। समाज की दृष्टि से वह एक अधिकार खो चुकी है। कट्टो समाज की समानता का विरोध करती है। कट्टो के जीवन में 2 युवक आते हैं, आदर्शवादी सत्यधन और व्यवहारिक बिहारी, और यह दोनों मित्र हैं, दोनों कट्टो को पढ़ाना चाहते हैं। सत्यधन इन बाल विधवा कट्टो को पढ़ाने लगता है, ठीक है, इस बाल विधवा कट्टो को, और कट्टो सत्यधन के आशीर्वाद से प्रभावित होती है और उससे प्रेम करने लगती है। सत्यधन भी कट्टो के प्रति आकर्षण महसूस करता है और बीच में एक पात्र गरिमा आती है जो बिहारी की बहन है, और सत्यधन का विवाह गरिमा के साथ होने वाला है। जानकर कट्टो अपने विवाह के लिए खरीदी गई सिंदूर की डिबिया और दर्पण गरिमा को भेंट कर देती है और सत्यधन के जीवन से हट जाती है। अब गरिमा और सत्यधन का विवाह हो जाता है और आगे चलकर वह भी त्याग की देवी बन जाती है और जब अपने ससुराल से मिली हुई सारी संपत्ति वह सत्यधन को दे देती है। हालांकि सत्यधन जब कट्टो का दिल तोड़ता है तब कट्टो को एहसास होता है कि वह विधवा हो गई है और इससे पूर्व उसे इस तथ्य का एहसास नहीं होता है, ठीक है ना। हालांकि उसका मन अब भी सत्यधन के लिए संवेदनशील है। अब कट्टो का विवाह बिहारी से हो जाता है, लेकिन ये सामाजिक विवाह नहीं होता है, आध्यात्मिक लोक का विवाह होता है। और वह विवाह करने के पश्चात कहती है कि आज मेरा विवाह पूर्ण हुआ, वैधव्य सार्थक हुआ। उपन्यास का यह अंत कट्टो के जीवन की पीड़ा की अभिव्यक्ति करता है, लेकिन इसमें लेखक कहीं भी विधवा विवाह का समर्थन नहीं करता, विधवा को विधवा ही रहने देता है। उपन्यास के इस निष्कर्ष के कारण जैनेन्द्र का साधारण उपन्यास ही माना गया है, ठीक है ना। तो ये जैनेन्द्र का पहला उपन्यास परख था। हो सकता है, मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर किसी उपन्यास के बारे में या परख के बारे में आ जाए, ठीक है, किसी एक उपन्यास के बारे में पूछ ले आपसे लिखने के लिए, या परख उपन्यास के बारे में, तो आपको यही लिखना होगा कहानी, कथा वस्तु क्या है ना।
कथा वस्तु क्या है परक उपन्यास की, तो फिर ये कथा वस्तु आपको लिखनी होगी। दूसरा उपन्यास सुनीता है, देख लीजिए यहाँ पर प्रमुख 3 पात्र हैं। सुनीता, उसका पति श्रीकांत, श्रीकांत का अत्यंत मित्र हरिप्रसन्न, तीनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और उपन्यास के केंद्र में सुनीता है जो इन दोनों पात्रों को जोड़ती है। सुनीता के पति को लगता है कि उसका मित्र हरिप्रसन्न अपने जीवन में प्रसन्न नहीं है, वह कुंठित और व्यवस्थित है, इसी कुंठा के कारण वह क्रांतिकारी बना रहता है, वह दरअसल क्रांतिकारी नहीं है। तब श्रीकांत इस प्रयास में लगता है कि हरिप्रसन्न को कुंठा से मुक्त किया जाए और उसको लगता है कि वह अकेला यह काम नहीं कर सकता, इसलिए वह अपनी पत्नी सुनीता की मदद लेता है। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे दी हुई है। फिर त्याग पत्र, ये त्याग पत्र जैनेन्द्र का अत्यंत चर्चित और प्रशंसित उपन्यास है। इसका देश विदेश में अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, तो समझ जाइए त्याग पत्र आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी से लिख के दे देती हूँ कि आपके एग्जाम में आएगा। त्याग पत्र कहे तो कथा वस्तु या शिल्प या प्रतिपाद्य जो भी हो विषय वस्तु, एक क्वेश्चन इससे त्याग पत्र से जरूर पूछेगा, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, 1938 में ये प्रकाशित हुआ था। इसकी प्रमुख पात्र मृणाल है। उपन्यास में मृणाल के दुख दर्द का वर्णन उसका भतीजा करता है। ठीक है, मेन पात्र जो है मृणाल है, लेकिन वर्णन कौन करता है? जो मृणाल के साथ में जो कुछ भी हुआ उसका भतीजा करता है, उसका नाम प्रमोद है। तो वह अपनी बुआ को बहुत चाहता है। मृणाल किशोरावस्था में अपनी सहेली के भाई से प्रेम कर बैठती है और इसकी जानकारी जब उसकी भाभी को होती है तो वह मृणाल की पिटाई करती है। फिर उसका भाई उसकी अधेड़ उम्र के व्यक्ति से शादी कर देते हैं, उसका भाई उसकी यानी मृणाल की। मृणाल को लगता है कि पति तो परमेश्वर है, इसलिए वह अपने पति को अपने प्रेम प्यार की सारी कथा बता देती है। पति को यह बात बर्दाश्त नहीं होती, वह उसे मार पीट कर घर से निकाल देता है। वह भटकती हुई कोयले वाले के पास जाती है जहां उसे अपना शरीर सौंपना पड़ता है। अंत में वह बहुत दीनहीन अवस्था में लगभग वेश्या का जीवन जीती है। अंत में उसका भतीजा आता है, वह अपनी बुआ को अपने साथ ले जाना चाहता है, परंतु बुआ उसे मना कर देती है। वही मृणाल के कारण प्रमोद को कोई परेशानी उठानी ना पड़े इसलिए। ठीक है, और इस उपन्यास की पर अगली इकाई में आज जो मतलब ये जो उपन्यास है तो नेक्स्ट उसमें है, तो ये जो आपका त्याग पत्र है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप एक नजर जरूर रख लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें इनके जितने उपन्यास दिए हुए हैं किनके, सुखदा कल्याणी जैनेन्द्र जी के विवर्त, वही इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, तो जो इम्पोर्टेंट है, जो चर्चित थोड़े से है, उन उपन्यास को आप एक नजर में देख लीजिएगा। ठीक है, जयवर्धन जो है उपन्यास तो है, लेकिन ये उपन्यास को जैनेन्द्र कुमार ने डायरी शैली में लिखा है। तो उपन्यास के प्रमुख पात्र जयवर्धन है, जो जयवर्धन इलाके के साथ ही एक महल में रहते हैं। तो अब इतना अगर मैं सब मुक्ति बोध, अगर मैं सब ये उपन्यास आपको पढ़ाने बताने लग जाऊंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, ओके राइट, चलिए, तो ये भी इनके उपन्यास ही चल रहे हैं। ओके, जैनेन्द्र कुमार किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? अब देखिए वही है कि हर एक उपन्यास को आप पढ़ेंगे ना तब आपको ये पता चलेगा। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है तो हो सकता है कि उस वाले उपन्यास से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि उनके किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, कहीं त्याग पत्री तो नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, मुक्ति बोध लग रहा है क्या? या राइट, देखिए मुक्ति बोध ही है। 1965 में मुक्ति बोध उपन्यास इनका प्रकाशित हुआ था और इस उपन्यास पर जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्होंने किया था, प्रदान किया गया था। और इसके प्रमुख पात्र सहाय, उनकी पत्नी राजश्री और सहाय की प्रेमिका नीलिमा है। ठीक है ना, राजश्री खुले विचारों की स्त्री है और वह सहाय की प्रेमिका से चिढ़ती नहीं वरन उससे खुश रहती है, और इसलिए इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, उपन्यास के नायक सहाय को मंत्री पद दिया जा रहा है जिसे वे स्वीकार करना नहीं चाहते। सहाय के इस निर्णय से उसके सभी स्वजन और परिजन नाराज हो जाते हैं क्योंकि मंत्री बन जाने से सबके स्वार्थ पूरे हो सकेंगे। और उसका जमाता उद्योगपति है, उसकी कई मिलें हैं और एक नई मिल स्थापित भी होने वाली है, उसके खिलाफ जांच चल रही है।
मंत्री बनने पर जमाता को सारी जानकारी, सरकारी सुविधाएं मिल जाएंगी और सहाय जानते हैं और इसी कलंक से बचने के लिए वे पद के लिए इंकार करते हैं। वे किसी की बात नहीं सुनते, यहां तक कि पत्नी राशि और प्रेमिका नीलिमा का अनुरोध भी वे नहीं मानते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होती है, अब जैनेन्द्र के पात्र में गांठ बढ़ जाती है जो उसे मंत्री पद लेने से रोकती है। नीलिमा इस गांठ को खोलना चाहती है। सहाय मानता है कि राजनीति हमेशा से अनीति पर चली आई है और उस अनीति को देखकर वह उसमें भाग लेना नहीं चाहता है और राजश्री, नीलिमा और अन्य पारिवारिक जन इसे सहाय की खोखली आदर्शवादिता मानते हैं। फिर भी वह सहमत नहीं होता और उपन्यास में आगे चलकर उसकी बेटी अंजल की दशा खराब होने लगती है। इतने सारे पारिवारिक एवं भावात्मक दबाव के आगे अंततः सहाय झुक जाता है और न चाहते हुए भी वह मंत्री पद स्वीकार कर लेता है। अब शेष परिवार वाले प्रसन्न है, परंतु इसका नायक सहाय ही प्रसन्न नहीं है। वह आत्मपीड़ा की स्थिति में आ जाता है और यही जीवन की गति है। बहुधा हम ऐसे काम करते जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते। तो उपन्यास का अंत इस घोषणा से होता है कि मैं मिनिस्टर हो गया हूं। अब इसे सुखात्मक अंत कहें या दुखात्मक, यह अनिर्णय की स्थिति में ही रहता है। तो ये है आपका वो उपन्यास मुक्ति बोध, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ठीक है। आज की इसमें इतना ही ले लेते हैं क्योंकि यूनिट 3 जो है ये आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। कौंडियागंज में उनका जन्म हुआ था। किनका हुआ था? जैनेन्द्र का जो जन्म है वो जैनेन्द्र का कौंडियागंज में हुआ था। ठीक है, तो इसमें आंसर जो वहां पे क्वेश्चन थे उसके आंसर इसी में दिए हुए हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो यूनिट 4 का होगा, त्याग पत्र के अंतर वस्तु विश्लेषण। देखिए, मैं यही कह रही थी कि त्याग पत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 यूनिट उसी की है जिसमें अंतर वस्तु विश्लेषण पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कथा सार, कथानक, अंतर वस्तु विश्लेषण, ये सभी चीजें किसी भी उपन्यास और साहित्य की इंपॉर्टेंट होती है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो, इस ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप का। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ओके, चलिए फिर, टेक केयर, बाय।